अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, मृत्यु 27 जुलाई 2015, शिलोंग, जिन्हें डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात हैं। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार इनके लिए स्वतः खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया है। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। यह एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित प्रणेता की सत्यकथा है। जीवन परिचय। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। द्वीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा से भरपूर था। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम जी का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र की निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। संयुक्त परिवार। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनका कहना था कि वह घर में 3 झूले जिसमें बच्चों को रखा और सुलाया जाता है, देखने के अभ्यस्त थे। इनकी दादी माँ एवं माँ द्वारा ही पूरे परिवार की परवरिश की जाती थी। घर के वातावरण में प्रसन्नता और वेदना दोनों का वास था। इनके घर में कितने लोग थे और इनकी माँ बहुत लोगों का खाना बनाती थी, क्योंकि घर में 3 भरे पूरे परिवारों के साथ साथ बाहर के लोग भी हमारे साथ खाना खाते थे। इनके घर में खुशियाँ भी थीं तो मुश्किलें भी थी। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। अब्दुल कलाम के पिता चारों वक्त की नमाज पढ़ते थे और जीवन में एक सच्चे इंसान थे। जीवन की एक घटना। अब्दुल कलाम के जीवन की एक घटना है कि यह भाई बहनों के साथ खाना खा रहे थे। इनके यहाँ चावल खूब होता था, इसलिए खाने में वही दिया जाता था, रोटियां कम मिलती थीं। जब इनकी माँ ने इनको रोटियां ज्यादा दे दी तो इनके भाई ने एक बड़े सच का खुलासा किया। इनके भाई ने अलग ले जाकर इनसे कहा कि माँ के लिए एक भी रोटी नहीं बची और तुम्हें उन्होंने ज्यादा रोटियां दे दी। वो बहुत कठिन समय था और उनके भाई चाहते थे कि अब्दुल कलाम जिम्मेदारी का व्यवहार करें। तब यह अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सके और दौड़कर माँ के गले से जा लगे। उन दिनों कलाम कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। इन्हें परिवार में सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ, क्योंकि यह परिवार में सबसे छोटे थे। तब घरों में विद्युत नहीं थी और केरोसिन तेल के दीपक जला करते थे, जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। लेकिन यह अपनी माता के अतिरिक्त स्नेह के कारण पढ़ाई करने हेतु रात के 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में इनकी माता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनकी माता ने 92 वर्ष की उम्र पाई। वह प्रेम, दया और स्नेह की प्रतिमूर्ति थीं। उनका स्वभाव बेहद शालीन था। इनकी माता 5 समय की नमाज अदा करती थीं। जब इन्हें नमाज करते हुए अब्दुल कलाम देखते थे तो इन्हें रूहानी सुकून और प्रेरणा प्राप्त होती थी। जिस घर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ
वह आज भी रामेश्वरम में मस्जिद मार्ग पर स्थित है। इसके साथ ही इनके भाई की कलाकृतियों की दुकान भी संलग्न है। यहाँ पर्यटक इसी कारण खींचे चले आते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम का आवास स्थित है। 1964 में 33 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जल की भयानक विनाशलीला देखी और जल की शक्ति का वास्तविक अनुमान लगाया। चक्रवाती तूफान में पान पुल और यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी के साथ साथ अब्दुल कलाम का पुश्तैनी गांव धनुषकुड़ी भी बह गया था। जब यह मात्र 19 वर्ष के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी महसूस किया। युद्ध का दवानल रामेश्वरम के द्वार तक पहुंचा था। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। विद्यार्थी जीवन। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे, तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था, वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थीं और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थीं। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह रेशिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। इस प्रकार इन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। उन दिनों धनुषकुड़ी से मेल ट्रेन गुजरती थी, लेकिन वहां उसका ठहराव नहीं होता था। चलती ट्रेन से ही अखबार के बंडल रेलवे स्टेशन पर फेंक दिए जाते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। अब्दुल कलाम अपने भाइयों में छोटे थे, दूसरे घर के लिए थोड़ी कमाई भी कर लेता थे, इसलिए इनकी मां का प्यार इन पर कुछ ज्यादा ही था। अब्दुल कलाम अखबार वितरण का कार्य करके प्रतिदिन प्रातः 8 बजे घर लौट आते थे। इनकी माता अन्य बच्चों की तुलना में इन्हें अच्छा नाश्ता देती थी, क्योंकि यह पढ़ाई और धनार्जन दोनों कार्य कर रहे थे। शाम को स्कूल से लौटने के बाद ये पुनः रामेश्वरम जाते थे ताकि ग्राहकों से बकाया पैसा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वह एक किशोर के रूप में भाग दौड़ करते हुए पढ़ाई और धनार्जन कर रहे थे। अब्दुल कलाम के शब्दों में, अध्यापकों के संबंध में अब्दुल कलाम काफ़ी खुशकिस्मत थे। इन्हें शिक्षण काल में सदैव 2 अध्यापक ऐसे प्राप्त हुए जो योग्य थे और उनकी कृपा भी इन पर रही। ये समय 1936 से 1957 के मध्य का था। ऐसे में इन्हें अनुभव हुआ कि वह अपने अध्यापकों द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। अध्यापक की प्रतिष्ठा और सार्थकता अब्दुल कलाम के शब्दों में प्रस्तुत है। यह 1936 का वर्ष था। मुझे याद है कि 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक स्कूल में मेरा दीक्षा संस्कार हुआ था। तब मेरे एक शिक्षक मुताथू अय्यर मेरी ओर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि मैं कक्षा में अपने कार्य में बहुत अच्छा था। वह मुझसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन वह मेरे घर आए और मेरे पिता से कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। ये सुनकर मेरे घर के सभी लोग बहुत खुश हुए और मेरी पसंद की मिठाई मुझे खिलाई। एक विशिष्ट घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वह थी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की। एक बार मैं स्कूल नहीं जा सका तो मुताथू जी मेरे घर आए और उन्होंने पिताजी से पूछा कि कोई समस्या तो नहीं है और मैं आज स्कूल क्यों नहीं आया। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वह कोई सहायता कर सकते हैं। उस दिन मुझे ज्वर हो गया था। तब मुताथू जी ने मेरी हस्तलिपि के बारे में इंगित किया जो काफ़ी खराब थी। उन्होंने मुझे 3 पृष्ठ प्रतिदिन अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मैं प्रतिदिन यह अभ्यास करूं। मैंने यह अभ्यास नियमित रूप से किया। मुताथू जी के कार्यों को देखते हुए बाद में मेरे पिताजी ने कहा था कि वह एक अच्छे व्यक्ति ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी अच्छे मित्र हैं। प्रेरणा। अब्दुल कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो इसके पीछे इनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। वह हमारे स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से एक थे। एक बार उन्होंने कक्षा में बताया कि पक्षी कैसे उड़ता है। मैं यह नहीं समझ पाया था, इस कारण मैंने इनकार कर दिया था।
तब उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी अधिकांशतः इनकार ही किया। लेकिन इस उत्तर से अय्यर जी विचलित नहीं हुए। अगले दिन अय्यर जी इस संदर्भ में हमें समुद्र के किनारे ले गए। उस प्राकृतिक दृश्य में कई प्रकार के पक्षी थे जो सागर के किनारे उतर रहे थे और उड़ रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने समुद्री पक्षियों को दिखाया जो 10-20 के झुंड में उड़ रहे थे। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। हमने भी बड़ी बारीकी से पक्षियों के शरीर की बनावट के साथ उनके उड़ने का ढंग भी देखा। इस प्रकार हमने व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। इसी कारण हमारे यह अध्यापक महान थे। वह चाहते तो हमें मौखिक रूप से समझाकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाया और कक्षा के हम सभी बच्चे समझ भी गए। मेरे लिए यह मात्र पक्षी की उड़ान तक की ही बात नहीं थी। पक्षी की वह उड़ान मुझमें समा गई थी। मुझे महसूस होता था कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि मेरी शिक्षा किसी न किसी प्रकार के उड़ान से संबंधित होगी। उस समय तक मैं नहीं समझा था कि मैं उड़ान विज्ञान की दिशा में अग्रसर होने वाला हूँ। वैसे उस घटना ने मुझे प्रेरणा दी थी कि मैं अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करूँ। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि उड़ान में करियर बनाऊंगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अब्दुल कलाम। उच्च शिक्षा। एक दिन मैंने अपने अध्यापक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर से पूछा कि श्रीमान, मुझे ये बताएं कि मेरी आगे की उन्नति उड़ान से संबंधित रहते हुए कैसे हो सकती है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिया कि मैं पहली 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करूं, फिर हाई स्कूल, तत्पश्चात कॉलेज में मुझे उड़ान से संबंधित शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो उड़ान विज्ञान के साथ जुड़ सकता हूं। इन सब बातों ने मुझे जीवन के लिए एक मंजिल और उद्देश्य भी प्रदान किया। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने भौतिक विज्ञान विषय लिया। जब मैं अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। इस प्रकार मेरी जिंदगी एक रॉकेट इंजीनियर, एयरोस्पेस इंजीनियर और तकनीकी कर्मी की ओर उन्मुख हुई। वो एक घटना जिसके बारे में मेरे अध्यापक ने मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण से समझाया था, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु बन गई और अंततः मैंने अपने व्यवसाय का चुनाव भी कर लिया। अद्वितीय व्याख्यान। अब मैं अपने गणित के अध्यापक प्रोफेसर दत्तात्रेय अयंगर के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। विज्ञान के छात्र के रूप में मुझे सेंट जोसेफ कॉलेज में देवता के समान एक व्यक्ति को सुबह देखने का अवसर प्राप्त होता था जो विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया करते थे। बाद में मुझे उनसे गणित पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरी प्रतिभा को बहुत हद तक निखारा। मैंने उनकी कक्षा में आधुनिक बीजगणित, सांख्यिकी और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का अध्ययन किया। 1952 में इन्होंने एक अद्वितीय व्याख्यान दिया जो भारत के प्राचीन गणितज्ञों एवं खगोलविज्ञों के संबंध में था। इस व्याख्यान में इन्होंने भारत के 4 गणितज्ञों एवं खगोलविज्ञों के बारे में बताया था जो इस प्रकार थे: आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। इसके अलावा MIT प्रोफेसर श्रीनिवास, जो डायरेक्टर भी थे, का भी काफ़ी योगदान रहा अब्दुल कलाम की प्रतिभा निखारने में। इनके विषय में अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षक को एक प्रशिक्षक भी होना चाहिए, प्रोफेसर श्रीनिवासन की भांति। उद्धरण कार्यक्षेत्र 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल्स को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा
सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। व्यावसायिक परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो इनके पास नौकरी के दो बड़े अवसर थे। ये दोनों ही उनके बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगहों पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। सन 1958 में इन्होंने 250 रुपये के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र उड्डयन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। निदेशालय में नौकरी के पहले साल के दौरान इन्होंने ऑफिसर इंचार्ज आर वरदराजन की मदद से एक अल्ट्रासोनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिज़ाइन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। विमानों के रख रखाव का अनुभव हासिल करने के लिए इन्हें एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहां MK-1 विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसकी कार्यप्रणालियों के मूल्यांकन को पूरा करने के काम में इन्होंने भी हिस्सा लिया। वापस आने पर इन्हें बंगलौर में स्थापित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। यहाँ ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिज़ाइन तथा विकास करने के लिए एक टीम बनाई गई। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व करने का कार्यभार निदेशक डॉक्टर O.P. मेदिरत्ता ने डॉक्टर कलाम पर सौंपा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त दिया गया। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक रूप में इस होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। रॉकेट इंजीनियर के पद पर कालांतर में डॉक्टर अब्दुल कलाम को इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। उनका साक्षात्कार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद लिया। इस साक्षात्कार के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर उन्हें चुन लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में इनका काम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर केंद्र में काम शुरू किया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। थुम्बा को इस केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के सबसे करीब था। उसके बाद शीघ्र ही डॉक्टर कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण से जुड़ी तकनीकी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा भेजा गया। ये प्रशिक्षण 6 महीने का था। जैसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम नासा से लौटे, 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। ये साउंडिंग रॉकेट नासा में ही बना था। डॉक्टर साराभाई ने राटो परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम को प्रोजेक्ट लीडर नियुक्त किया। डॉक्टर कलाम ने विशेष वित्तीय शक्तियां हासिल की, प्रणाली विकसित की तथा 8 अक्टूबर 1972 को उत्तर प्रदेश में बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SFV-3 परियोजना के प्रबंधक उनके जीवन का अगला बड़ा अवसर तब आया जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। परियोजना प्रमुख के रूप में नामांकित करना एक सम्मान भी था और चुनौती भी थी। SLV-3 परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक भरोसेमंद प्रमोचन यान विकसित करना था जो 40 किलोग्राम के एक उपग्रह को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित कर सके। इसमें एक बड़ा काम था यान के 4 चरणों के लिए एक रॉकेट मोटर सिस्टम का विकास। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट के इस्तेमाल में सक्षम रॉकेट मोटर सिस्टम में इस्तेमाल के लिए 8.5 टन प्रोपेलेंट ग्रेन निर्मित किया जाना था।
एक अन्य कार्य था नियंत्रण तथा मार्गदर्शन। यह एक बड़ी परियोजना थी जिसमें 250 उपभाग और 40 बड़ी उपप्रणालियां शामिल थीं। सभी गतिविधियों में तालमेल बैठाना और टीम का कुशल नेतृत्व करना डॉक्टर कलाम के लिए एक चुनौती थी। अंततः कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी। इस परियोजना की सफलता ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय पहचान दी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1981 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पुस्तकें। डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने शोध को 4 उत्कृष्ट पुस्तकों में समाहित किया है, जो इस प्रकार हैं: विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, महाशक्ति भारत हमारे पथ प्रदर्शक हम होंगे कामयाब, अदम्य साहस, छुआ आसमान, भारत की आवाज। टर्निंग पॉइंट्स। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टर कलाम को अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शामिल है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का नेशनल डिज़ाइन अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए जी.एम. मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक हैं जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। इन्हें भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम समय में डॉक्टर कलाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में आगंतुक प्रोफेसर रहे। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एरो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक के पद में नियुक्त रहे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का 83 वर्ष की अवस्था में 27 जुलाई 2015 सोमवार को निधन हो गया। कलाम IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे। इसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। कलाम का निधन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुआ। कलाम के निधन का समाचार पाकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम ने सोमवार सुबह 11:30 बजे आखिरी ट्वीट किया था, शिलोंग जा रहा हूँ, लिवेबल प्लेनेट अर्थ पर IIM में एक कार्यक्रम में भाग लेने। उनका भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में अहम योगदान था और वे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जनक माने जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ज्वाइन किया। उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने शोक संदेश कहा कि भारत एक महान वैज्ञानिक, अद्भुत राष्ट्रपति और एक प्रेरणादायक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। संगीतकार AR रहमान ने उनके निधन पर कहा, डॉक्टर कलाम, जब आप राष्ट्रपति बने तो आपने भारतीयों को उम्मीद शब्द के नए मायने दिए। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने ट्वीट किया, महान लोगों के महान सपने हमेशा आगे पहुंचते हैं। APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि।